students, in this part we will be learning about the benefits and outcomes of the stretching. Stretching की definition में ही पहला benefit हम लोग को मिल गया था, that was to increase flexibility and range of motion. और ये किस तरह से करता है, ये मसल टेंडन यूनिट की एक्सटेंसिबिलिटी को इन्हांस करके करता है, ठीक है. और इसके अंदर उसने कहा है कि पर्टिकुलरली स्टैटिक स्ट्रेचिंग और PNF स्ट्रेचिंग जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह जाती है, ठीक है. उसके बाद ये कहते हैं कि आप भाई क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को ये इन्हांस करते हैं. तो बहुत सिंपल सा वो कहते हैं कि कुछ बायोमैकेनिकल और न्यूरल चेंजेस करता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल दोनों एलिमेंट्स के अंदर. हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं. नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कौन से होते हैं, वहाँ पर मौजूद बोन्स, जॉइंट्स, ये सब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं. तो दोनों को जो है उसके अंदर बायोमैकेनिकल और न्यूरल चेंजेस करता है. वहाँ पर कोलेजन की रीमॉडलिंग करता है, ठीक है. इसके अलावा वहाँ पर जो है वो जॉइंट टिश्यू की डिफॉर्मेशन, ये रिफॉर्मेशन करके जो है सॉफ्ट टिश्यू की रिफॉर्मेशन करके जो है वो इसको इंक्रीज़ करता है. सार्कोमियर की जो है वो लेंथनिंग करा के उसके अंदर चेंजेस करके जो है ना ये इन्हांस करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को. इसके अलावा एक और चीज़ उसने हमें बताई हुई है कि जो हमारा वहाँ पर फेशिया है ना, जब भी हम स्ट्रेचिंग कराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से जी फेशिया की कंप्लायंस इंक्रीज़ होती है और उसकी वजह से भी जो है वो फैसिलिटेशन होती है फ्लेक्सिबिलिटी की इंक्रीज़ होने में, ठीक है. ये चीज़ थी. इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ जनरल बेनिफिट्स ऑफ द जनरल फिटनेस में किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं. हम सबको पता है कि प्रायर टू एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग रेकमेंड की जाती है फॉर वार्म अप. और उससे क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो इन सिंपल वर्ड पेशेंट को नहीं, एथलीट्स को भी, और इन अदर वर्ड अगर कोई भी सिंपल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी वजह से कहा जाता है कि पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है. इसके अलावा कूल डाउन आफ्टर द एक्सरसाइज, दो तरह से स्ट्रेचिंग को वार्म अप के लिए यूज़ किया जाता है, प्रायर टू द एक्सरसाइज एंड कूल डाउन आफ्टर द एक्सरसाइज किया जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर ना एक बात हमें जो है वो नेक्स्ट पे भी पता चलती है, ठीक है. और वो ये है कि इसी तरह से अगर जब हम स्ट्रेचिंग कराते हैं तो स्ट्रेचिंग जो है वो मसल परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करती है, इंजरी प्रिवेंशन कराती है और पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है. ये बात है. अब ना कहते हैं कि स्ट्रेचिंग के हमारे पास ना डिफरेंट तरह की टाइप्स आ जाती है, ठीक है. अब इनको आपने बड़े अच्छे से समझना है. स्ट्रेचिंग हमारे पास हो सकती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी डायनामिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है जी, कि आपने स्ट्रेच को मेंटेन किया ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर 30 to 60 सेकेंड और इवन 60 to 90 सेकेंड जो है वो अगर आपने स्ट्रेच को मेंटेन किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक स्ट्रेचिंग. डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है कि आपने उसको जो है वो मेंटेन नहीं किया, आपने जो है वो रिपीटेडली उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक स्ट्रेचिंग. आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप रिपीटेडली उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है. रिपीटेडली आप उसको एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर फोर्सफुली लेकर आ रहे हैं, ठीक है. और जो है वो दोबारा से आप उसको रिलीज़ करें एंड दोबारा से आप उसको करें, रिपीटेटिव होता है डायनामिक में, ठीक है. ये चीज़ आगे डायनामिक स्ट्रेचिंग में. इसके अलावा स्ट्रेचिंग होती है एक्यूट जी. वो कहते हैं कि एक्यूट बाउट ऑफ स्ट्रेचिंग ये है कि एक्सरसाइज में जाने से पहले आप रूटीन में नहीं करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से जाने से पहले आपने 5-10 जो है ना बार उस मसल को जिसको आपने करना था आपने उसको स्ट्रेच कर दिया. क्रॉनिक स्ट्रेचिंग ये है कि आप रिपीटेडली उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं. जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है. तो डिफरेंट एथलीट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा चाहिए होती है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस करने के लिए वो रिपीटेडली स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग उनके रिजीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के गोल को अचीव करने के लिए. तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉनिक स्ट्रेचिंग, ठीक है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब ना इसमें ना एक बड़ी ही अच्छी बात वो हमें बताता है. वो कहते हैं कि आपने जो है वो एक्यूट स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, एक्यूट डायनेमिक स्ट्रेचिंग है और क्रॉनिक स्ट्रेचिंग है, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है कि हम कहते ज़रूर हैं कि स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस यानी आपके मसल परफॉर्मेंस के तीनों एलिमेंट्स को इन्हांस करने में हेल्प कर सकते हैं. बट अगर प्रायर टू एक्सरसाइज स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो कम भी कर सकती है, या एक तो इन्हांस नहीं करेगी, कोई फ़र्क नहीं डालेगी, और इवन रिड्यूस वो कम भी कर सकती है आपकी मसल पावर और इंड्योरेंस को, ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर डायनामिक स्ट्रेचिंग की जाती है प्रायर टू एक्सरसाइजेस तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट की मसल परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है, इन्हांस होती है. अब इसका सिंपल सा एक रीज़न ये है कि जब भी हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमने चूँकि वहाँ पर मसल्स को एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेनटेन किया होता है उस चीज़ के लिए, तो हमें पता है कि हमारा एक रिफ्लेक्स होता है. इसमें ना डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं. एक रिफ्लेक्स हमको पता है दैट इज़ अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है. स्ट्रेच रिफ्लेक्स कौन कंट्रोल करता है जी, हमारे मसल स्पिंडल्स कंट्रोल करते हैं. जब भी हमारे मसल्स के अंदर लेंथ आ रही होती है, एक्सेसिवली उनकी लेंथनिंग होती है ना, तो हमारे मसल स्पिंडल्स एक्टिव होते हैं और वो उसकी लेंथनिंग को प्रिवेंट करते हैं ताकि एक्सेसिवली कोई इंजरी ना हो जाए. मसल स्पिंडल थे. अब जाहिर सी बात है आपने एक स्ट्रेच को काफ़ी टाइम के लिए मेंटेन किया,
काफ़ी टाइम के लिए मेंटेन किया हुआ था स्ट्रेच को, मसल स्पिंडल, और चूँकि आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कर रहे थे और मसल स्पिंडल्स तो इतने वो है नहीं कि फ़ौरन से वो आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो और जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको काउंटर एक्ट कर सकें। तो जो मसल स्पिंडल्स क्या हो गए, डीसेंसिटाइज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और चूँकि हमें पता है कि स्ट्रेचिंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज टोन, जब हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो टोन कम हो गया। एक तो हमने मजीद उसको टोन कम करने के लिए रिलैक्सेशन कराने के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। GTOs वाला सारा कॉन्सेप्ट पीछे मैंने आपको बताया कि जब टोन ज़्यादा होती है, GTOs एक्टिव होते हैं, GTO एक्टिव होते हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, और ब्रेन जो है वो GTOs को कहते कि अब तुम जो है वो टोन कम कर दो, ठीक है। वो टोन मसल्स के अंदर काम करना शुरू हो जाते हैं। जब हमने प्रोलॉन्ग स्ट्रेच किए, एक तो ये कि मसल स्पिंडल डिसेंसिटाइज हो गया, आपके मसल जो है आप इस दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना कम हो जाएंगे, उनकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसमें ये एक चीज़ एक ये फैक्टर आ गया। इसके अलावा वो कहते हैं कि GTOs भी आपके इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपकी मसल की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। देखिए स्ट्रेंथ क्या है, एक एबिलिटी है ना मसल्स की इन ऑर्डर टू जनरेट फोर्स, ताकि जो है वो एक्सेसिवली ओवरकम कर सके जो कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है। ability to generate maximum contraction, ability to generate maximum force। जब टोन कम है, मसल स्पिंडल एक्टिव नहीं कर रहे, तो वो कैसे आपके जो है वो टोन को एक्सेसिवली मेंटेन कर सकते हैं। दिस वाज वन कॉन्सेप्ट। और इसमें हम एक चीज़ ये भी कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेच इंड्यूस्ड स्ट्रेंथ लॉस, ठीक है, जो कि विद टाइम होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायर टू एक्सरसाइज स्टैटिक स्ट्रेचिंग को अवॉइड करने के बजाय हम क्या कराते हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग कराते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग में पर्टिकुलरली फंक्शनल पोजीशन के अंदर, यानी अगर कोई स्प्रिंटिंग कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि आप जो है वो हाई अप्स करें, ठीक है, जंप करें, ताकि जो है ना आपकी ट्रेनिंग हो। तो दैट इज़ अ वार्म अप टाइम जिसके अंदर हम कहते हैं कि आप क्यों डायनामिक स्ट्रेचिंग करें। फिर आती है जी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। हमने कहा कि जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या करती है, हमारे पास मसल को प्रोलॉन्ग जब हम स्ट्रेच करते हैं तो स्पिंडल डिसेंसिटाइज होते हैं, GTOs, चूँकि स्ट्रेचिंग इज एसोसिएटेड विद रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज टोन, तो जाहिर सी बात है कि जब हम GTOs को इसके अंदर वो फंक्शन करेंगे, तो जाहिर सी बात है आफ्टर स्ट्रेचिंग, जब आपने एक्सरसाइज करने के बाद जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं कूल डाउन के लिए, तो उसके लिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग रेकमेंडेड होती है, बिकॉज एट द टाइम आपको चाहिए रिलैक्सेशन, आपको चाहिए टोन का कम होना, और टोन के कम होने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है वो प्रोलॉन्ग होगी, जिससे जो है वो टोन रिड्यूस होगी। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट जो कि मैंने इसको समझने के लिए लिया था, और ये बात बड़ी ही ज़्यादा प्रैक्टिकली हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मिथ जो शुरू से यूज़ होता है कि आपने जो है वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग करानी है प्रायर टू एक्सरसाइज, और हम देखते भी हैं। तो स्टैटिक नहीं बल्कि हम कहते हैं कि आप डायनामिक स्ट्रेचिंग करें प्रायर टू एनी स्पोर्ट्स और एथलेटिक एक्टिविटी, या फिर एक जनरल एक्सरसाइज एक्टिविटी भी अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस जो है वो क्या होती है, इन्हांस होती है, मसल परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। तो एक बात हमें समझ आ गई कि स्ट्रेचिंग प्रायर टू एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए, डायनामिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, और आफ्टर एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। कूल डाउन पीरियड के लिए हम कौन सी स्ट्रेचिंग कराते हैं, दैट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल बेनिफिट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू क्या है इन रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेस। थैंक यू सो मच।